Hello student, you are watching SVC tutorial. Today's topic is application of dimensional analysis. Students, हमने इससे पहली वीडियो में ये सीखा था कि डायमेंशन क्या होता है एंड किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन कैसे निकालते हैं. स्टूडेंट, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है जिसे हम आज सीखेंगे. बट बिफोर दैट वी हैव टू अगेन know that how can we find the dimensional equation of few important quantities. So यहाँ पर एक और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें एप्लीकेशन सीखने में आसानी रहे और उसको बड़े आसान तरीके से हम समझ पाए. So let's begin with the first one, that is the gas constant. Student, gas constant क्या है ये आपको पहले जानना होगा एंड इसका दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशन है हमें ये भी पता होना चाहिए. तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे क्लास 11th में ही, ये आप देख रहे हैं कैपिटल आर से इसे रिप्रेजेंट किया गया है. यहाँ पर ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है गैस के लिए एंड R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है. सबसे पहले ये डायमेंशनल फार्मूला जानने के बाद हमें उस फिजिकल क्वांटिटी को जो ये रिलेशन जानने के बाद जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल इक्वेशन निकालने वाले हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं. दैट इज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV अपॉन NT. अब हम जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं. तो हम यहाँ पर सभी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और इनका डायमेंशनल इक्वेशन अलग अलग समझेंगे. आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले प्रेशर को समझते हैं. प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ पर प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको फोर्स एंड एरिया दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा. फोर्स का आप जानते हैं MA, दैट इज मास, A that is acceleration, so its dimensional formula will be L T to the power -2. अगर आपको ये भी नहीं निकालने आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि ये कैसे आया. जैसे मास यहाँ देख लेते हैं F इज इक्वल टू MA. तो जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले आप इसका लिखेंगे, उसके बाद इसका लिखेंगे. तो ये मास है तो मास को कैसे लिखेंगे, कैपिटल M से, और ये एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो M फॉर लेंथ दैट इज L एंड S फॉर टाइम, तो वो डिनोमिनेटर में है, टाइम को कैपिटल T से, तो डिनोमिनेटर में है तो -2. सो इट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स. सो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया. ये छोटी छोटी यूनिट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आपको आना चाहिए. एंड एरिया दैट इज L स्क्वायर. Now finally what will be the dimensional formula of the pressure? It will be M, it will be M and L in denominator L square and in numerator it is only L, so it will be L minus 1 and T to the power -2. So this is the dimensional formula for pressure. Now we will find the dimensional formula for volume. So the dimensional formula of volume will be how much? It will be L cube, because volume is what, length into breadth into height, that is L cube. So this is the dimensional formula of the volume. Now the dimensional formula of N is what, number of moles. So it's a fundamental unit of number of moles, the amount of substance, it is represented by the mole, and the dimensional formula for N will be mole. So we will write mole, and the last one that is T, where T is what, T is temperature. Here T is temperature, but in your dimensional relation it is time, so don't be confused, it is temperature, so which will be Kelvin. So you will write K at the place of temperature, you will write K because the fundamental unit of temperature is K. So finally we are going to put the dimensional formula of all the quantities. All right, so here we are going to put the dimensional formula of all the quantities, that is R, dimensional formula of R is equal to PV. So the dimensional formula of pressure is what, ML, M
L minus 1 T to the power minus 2. This is the dimensional formula of pressure, and the dimensional formula of volume is L cube. So we will write here L cube upon, in denominator we will write N, that is mole. So this is the dimensional formula of number of moles, dimensional formula for N, and now the dimensional formula for the temperature, which will be K. So when we will arrange all the terms, it will be M L square, M L square, it will be L square. So it will be L square. How it will be L square? Because here the power of L is minus 1 and L cube. So finally it will be L square, and T to the power minus 2 and mole to the power minus 1, and finally Kelvin to the power minus 1. So this will be the dimensional formula for the gas constant. So in this way you will find the dimensional formula of gas constant. Okay, the next quantity is specific heat. So we are going to find the dimensional equation for the specific heat, which is represented by C, and here Q is heat energy and M is mass, C is specific heat, and T is time. Okay, so we are T is temperature. I'm extremely sorry, T is temperature. So how you find? See, first of all we will arrange the terms like C is equal to Q upon M into del T. ऑल राइट, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जितनी क्वांटिटीज़ हैं उन सभी क्वांटिटीज़ का एक एक करके हम उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि Q क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, हीट एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है, आपको पता है कितनी होती है, ml स्क्वायर T टू द पावर -2। ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी टाइप की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है, और वो होता है ml स्क्वायर T टू द पावर -2। अब हम बात कर लेते हैं m जो कि मास है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m, इट विल बी m क्योंकि ये मास है, एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर, दैट इज केल्विन। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द temperature will be K, and now we are going to substitute all the dimensional equation in our equation, that is C is equal to Q upon M into del T. So what will be the dimensional formula of the specific heat, that is C. Dimensional formula of specific heat will be dimensional formula of Q, that is ml square T to the power -2 upon m K, where K is Kelvin, M is mass. So इस तरह से हम सभी क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फॉर्मूले को यहाँ पे रख देंगे और अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो m की पावर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, कैंसिल आउट होने के बाद आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m टू द पावर 0, क्योंकि सब कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, L स्क्वायर T टू द पावर -2 K टू द पावर -1, क्योंकि K डिनोमिनेटर में है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, m टू द पावर 0 L स्क्वायर T टू द पावर -2 K टू द पावर -1। अब जो हमारा अगला फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, ये है प्लैंक कांस्टेंट। ये रिलेशन एनर्जी, प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में है, जिसको कि आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। ओके, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट जो है वो h है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो जैसा आपने अभी दो क्वांटिटीज़ में किया है वैसा ही सबसे पहला काम आपको h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। सो आपको इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए एक एक करके इन सबका लिखना है। जैसे E इज एनर्जी, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी अभी अभी आपने लिखा है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या, ml
स्क्वायर टी टू द पावर -2, वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एनर्जी चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, या किसी भी तरह की एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी। सिर्फ एनर्जी आपने कहा तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² टी टू द पावर -2। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 / टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 / टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जब आपको SI यूनिट पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे कि इसकी SI यूनिट होती है सेकेंड, और सेकेंड यानी टाइम। तो जब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी विच विल बी टी टू द पावर -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम है, वो ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से आप जब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लेइंग कांस्टेंट का लिखेंगे तो व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लेइंग कांस्टेंट, दैट इज h in square bracket will be dimensional formula of energy upon dimensional formula of frequency। तो आपने दोनों की एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, उसको अरेंज कर देंगे ml² t टू द पावर -2 अपॉन t टू द पावर -1। तो जब आप इन दोनों क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के इसे अरेंज करेंगे तो फाइनली ये डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमरेटर में -2 है, तो ये कैंसिल होकर के फाइनल जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? ml² t टू द पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्लेन कांस्टेंट। इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैसे निकाल पा रहे हैं। जो अगला हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है अगली क्वांटिटी का, वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट को हम ईटा से इंडिकेट करते हैं, जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि जिस क्वांटिटी का निकालना होता है हमें डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको एक तरफ छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो ये फोर्स अपॉन 6 पाई RV। तो इसमें सभी टर्म्स को आपको पता होना चाहिए कि ये सारे टर्म्स क्या हैं। इसमें R जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की रेडियस है, यानी रेडियस का मतलब क्या हुआ कि उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, और ये क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। एंड पाई एंड 6 की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं होगी। फोर्स का क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्या आप न्यूटन भी कहते हैं। तो आपने इसको फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में रखा, और इस तरह से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो आइए हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, विस्कस फोर्स अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। सो इनकी सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख देंगे। फोर्स का क्या होता है? kg, दैट इज मास, तो मास को लिखेंगे m से, मीटर दैट इज लेंथ, तो उसको l से लिखेंगे, और ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर के लिए आप क्या लिखेंगे? t टू द पावर -2। तो दिस इज -2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? ml t टू द पावर -2, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ये R है, दैट इज L, एंड ये वेलोसिटी दैट इज L t-1। तो इस तरह से आपने डिनोमिनेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल दिया और न्यूमरेटर का भी। जब भी आप इन सबको अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए m डिनोमिनेटर में नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में है, L लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ये है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो L टू द पावर -1, एंड ये t टू द पावर -2 है, नीचे -1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? t टू द पावर -1। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा इज हाउ मच? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ईटा m L टू द पावर -1 t टू द पावर -1। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या आ गया? ml टू द पावर -1 t टू द पावर -1। और अब जो लास्ट क्वांटिटी है जिसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है वो है हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमने आपको बताया था कि जब भी हम जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन हमें लिखना होता है,
सबसे पहले उस क्वांटिटी को हम अरेंज कर लेते हैं किसी एक साइड, या आप चाहें तो उन सब का भी एक साथ करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में आसानी रहती है। तो आइए हम सबसे पहले G इज इक्वल टू देखें, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक तरफ करके बाकी सारी क्वांटिटीज़ को एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। कि सिंपल आपको मैथ है जो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें बताइए। अभी आपने देखा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर ml t टू द पावर -2, एंड ये रेडियस है। तो रेडियस को अगर मेज़र करेंगे, ये डिस्टेंस है दो मास के बीच में, रेडियस नहीं है, दो मास पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है। तो जब आप इसको मेज़र करेंगे तो मीटर में मेज़र करेंगे, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l स्क्वायर, ये इनकी बीच की डिस्टेंस का, और ये मास का क्या हो जाएगा m, और ये नीचे भी मास है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो आइए हम सभी को अरेंज कर लेते हैं और देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला G का क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ml t to the power -2, that is this is the dimensional formula for force, into r square, that is l square, and in denominator it will be m square। so अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, m ऊपर जाके -1 आ जाएगा क्योंकि नीचे 2 है ऊपर 1 है, एंड l यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1, तो l क्यूब, इट विल बी l क्यूब एंड t टू द पावर -2। सो इस तरह से आपने देखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना है और उसे कैसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, अब हम डायमेंशन के एप्लीकेशन को सीखेंगे। इसके अंदर जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सो इस एप्लीकेशन में हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि इफ़ द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज known, for example let us say there is a physical quantity and the dimensional equation of this physical quantity is, आप कुछ assumption कर लीजिए कि वो इसका dimensional equation है। for example let us see it is ml square and t to the power -2। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन ये है तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी का हमें यूनिट पता करना है। तो अब हमें ये देखना है कि इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि m मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसकी यूनिट kg होती है। एंड l क्या है, लेंथ, तो लेंथ को किस में करते हैं, मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एंड ये क्या है, टाइम, तो टाइम को हम सेकेंड में करते हैं, सेकेंड टू द पावर -2। तो ये इस फिजिकल क्वांटिटी की क्या हो गई, यूनिट हो गई। लेकिन ये कौन से सिस्टम में, MKS सिस्टम में, जो आपने पढ़ा है, ये MKS सिस्टम में ये उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो गया। ओके, अगर आप इसको CGS सिस्टम में लिखते तो क्या होता, अगर आप इसे CGS सिस्टम में लिखते तो ये m की जगह पे हो जाता ग्राम, मीटर की जगह पे हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेकेंड टू द पावर -2। तो इस तरह से आप उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसका डायमेंशनल इक्वेशन दिया हुआ है, आप उस क्वांटिटी की यूनिट लिख लेते। तो ये रहा आपका पहला एप्लीकेशन। द सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। स्टूडेंट, डायमेंशनल इक्वेशन के हेल्प से हम एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसे समझते हैं कि हम ये करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, हमने पीछे पढ़ा है, पिछली वीडियोस में आपने देखा है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसकी यूनिट के बीच में प्रोडक्ट किया जाए तो वो हर बार एक कांस्टेंट टर्म आता है, ऐसा हमने पीछे पढ़ा है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कर पाते हैं। आइए यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे होता है।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि x एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो लेट्स से द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज m टू द पावर a, l टू द पावर b, c टू द पावर t टू द पावर c, एंड ये डिराइव क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बनाया गया है। तो इसका उन दो सिस्टम में आपने ये भी पढ़ा है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन एक ही होता है चाहे वो किसी भी सिस्टम में उसको मेजर किया जाए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसको हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं कि जो हमारा पहला सिस्टम है उसे 1 से इंडिकेट करते हैं और जिसमें उसे कन्वर्ट करना है वो है हमारा दूसरा सिस्टम जिसको 2 से इंडिकेट करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल में अच्छे से समझ पाएंगे कि 1 एंड 2 का यहाँ पे सेंस क्या है। पर यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि पहली सिस्टम में इसका डायमेंशनल इक्वेशन है m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b एंड t1 टू द पावर c, एंड सेकेंड सिस्टम में इसका डायमेंशनल इक्वेशन है m2 पावर a, l2 पावर b एंड t2 पावर c। तो इस तरह से आप उसका डायमेंशनल इक्वेशन जिसका पहले जानते थे उस फिजिकल क्वांटिटी का, उसको आपने पहले और दूसरे सिस्टम में उसकी यूनिट को लिख लिया। एंड अब हमें ये देखना है कि n1 और n2 क्या है। तो n1 एंड n2 उस फिजिकल क्वांटिटी का पहले सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो डायमेंशनल इक्वेशन से निकाली जा सकती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन और यूनिट ऑलमोस्ट एक ही है, क्योंकि यूनिट में हम क्या रखते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स रखते हैं, और डायमेंशनल इक्वेशन में उस फिजिकल क्वांटिटी को वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है उसके सिंबॉलिक फॉर्म में हम उसे लिख देते हैं। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज कांस्टेंट। तो इसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसका यूज करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को n एंड यूनिट को उसके डायमेंशनल इक्वेशन की तरह लेना होगा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए n1 u1 दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट इन द फर्स्ट सिस्टम, एंड n2 u2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द सेकेंड सिस्टम। तो हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया और अब क्या करेंगे, n1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम में और ये उसकी यूनिट है पहले सिस्टम में। इसी तरह से दूसरे सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n2 एंड दूसरे सिस्टम में उसकी यूनिट m2 पावर a, l2 पावर b एंड t2 पावर c। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमें उस फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते समय हमें पहली सिस्टम जिसको हमें कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू हमें गिवन रहेगी, यानी n1 की वैल्यू दी हुई रहेगी। आपको n2 पता करना होगा कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में कितनी है। तो n2 निकालने के लिए इस रिलेशन का आप यूज करेंगे और इस रिलेशन से n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n1 इधर ही रहेगा, और जब ये पूरा का पूरा टर्म राइट साइड लेफ्ट की तरफ जाएगा तो उसे हम अरेंज कर लेंगे, लाइक टर्म को एक जगह कर लेंगे। m1 और m2 दोनों की पावर a है तो हमने m1 अपॉन m2 टू द पावर a कर लिया, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। ये हमने अलजेब्रा में भी सीखा है कि लाइक टर्म को कैसे अरेंज करते हैं। सो स्टूडेंट, फाइनली हमें ये सीखना है कि इस इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो चीज़ हम निकाल पाएंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम हम कैसे कर पाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट सी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस फिजिकल क्वांटिटी को जानेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है। तो वो है न्यूटन। इसको डाइन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि न्यूटन क्या है। आपको पता है कि ये फोर्स की यूनिट है। क्या है ये? फोर्स की यूनिट। ओके, तो स्टूडेंट जब आपको ये पता लगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जिसके बारे में ये दिया हुआ है, तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि ये जो न्यूटन है वो फोर्स की एसआई यूनिट है। इसको आप इसका आप डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे। तो द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स इज व्हाट? इट इज m l
t⁻⁻²। तो ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। सबसे पहला काम आपको करना है कि उसका डायमेंशनल इक्वेशन निकाल लेना। हमने अपने इस डेरिवेशन में हमने उसे कंसीडर किया था कि वो m⁴ l⁴b एंड t⁻c है। हमने इसे सिर्फ कंसीडर किया था वहाँ पे क्योंकि हमें वो क्वांटिटी पता नहीं थी। लेकिन जब हम एक्चुअल एप्लीकेशन इसका यूज़ करेंगे तो जिस क्वांटिटी का कन्वर्जन हमें करना होगा उस क्वांटिटी का सबसे पहला काम डायमेंशनल इक्वेशन लिखना। हमने इसका डायमेंशनल इक्वेशन लिख दिया। अब हमें ये देखना होगा कि न्यूटन किस में है। ये है SI यूनिट, और SI यूनिट को हम MKS सिस्टम से भी जानते हैं। और जो दूसरी यूनिट है जिसमें उसे कन्वर्ट करना है वो है डाइन। डाइन का मतलब कि CGS सिस्टम में हमें उसे कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो न्यूटन है इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 न्यूटन को कन्वर्ट करने वाले हैं डाइन के अंदर, कि कितना डाइन होगा। ये तो हमें पता लग गया कि किसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन को करना है डाइन में। तो न्यूटन को कन्वर्ट करने का मतलब कि कितना न्यूटन है 1। जब ये नहीं दिया हुआ रहेगा यहाँ पर उसकी एक्चुअल वैल्यू तो आप उसे 1 कंसीडर करेंगे। ये आपको ध्यान रहे क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि N1 आपको दिया हुआ रहेगा और आप सोचेंगे कि यहाँ N1 तो दिया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर ये बिल्कुल ना दिया हो कि किसको उसकी वैल्यू कितनी है, जिसको कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप उसे 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम उसे 1 कंसीडर कर लेंगे और अब हम इसे कन्वर्ट करके देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। आपने जैसा ऊपर देखा है हमें बिल्कुल वैसे ही इसे अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, वी विल राइट N1 इनटू डायमेंशनल इक्वेशन को 1 लगा के हम लिखेंगे, दैट इज M1 L1 T⁻⁻² एंड इज इक्वल टू N2 M2 L2 T⁻⁻²। सो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें ये करना है कि यहाँ पर हमें N2 की वैल्यू पता करनी है। जैसा आपने ऊपर देखा है तो N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा N1 इन, अब ये सारे टर्म्स को ऊपर की तरह ही हम अरेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा M1 अपॉन M2 एंड इनकी पावर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। L1 अपॉन L2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर भी कुछ नहीं है तो उसे नहीं लिखेंगे। एंड T1 अपॉन T2 और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है -2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर हम इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए इसे समझते हैं कि वो सारी वैल्यू जो है वो क्या है। स्टूडेंट आपको मैंने बताया है कि जो फर्स्ट सिस्टम है वो न्यूटन दैट इज MK सिस्टम है, जिसे SI सिस्टम भी आप कहते हैं, और उसको CGS में कन्वर्ट करना है। तो MK इसका मतलब कि मास को, लेंथ को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो आइए यहाँ पर M का मतलब हुआ मास, तो मास MK सिस्टम में किस में मेजर किया जाता है। देखिए यहाँ पे N1 मैंने बताया था आपको, N1 क्या है 1, तो यहाँ पे हम सीधे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 इंटू M1 का मतलब क्या हुआ kg, तो kg अपॉन M2 का मतलब मास है लेकिन CG सिस्टम है तो ग्राम हो गया। तो आप इसे ऐसे लिख देंगे कि वो कौन सा किस सिस्टम में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो M1 जो है वो मास है लेकिन कौन से सिस्टम है, पहले सिस्टम है दैट इज न्यूटन। तो न्यूटन का मतलब कि MK सिस्टम है, तो MK सिस्टम में मास को kg में मेजर किया जाता है और CG सिस्टम में मास को ग्राम में मेजर किया जाता है। इसी तरह से जो L1 है, L1 क्या है, लेंथ है, और लेंथ को MK सिस्टम में मीटर में मेजर करते हैं और लेंथ को CG सिस्टम में सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। एंड टाइम को दोनों ही सिस्टम में हम सेकेंड में ही मेजर करते हैं, तो सेकेंड अपॉन सेकेंड टू द पावर -2। स्टूडेंट यहाँ पर आप जानते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस और ये 1 आएगा, और 1 की वैल्यू 1 का पावर अगर -2 रखेंगे तो वो फाइनली 1 ही आएगा। अब इससे हमें देखना है कि आखिर ये क्या होगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू kg का मतलब क्या हुआ 1000 ग्राम अपॉन ग्राम इंटू मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो हम इसे 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क
नहीं पड़ रहा। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻², जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा फाइनली 10⁵। तो ये क्या आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने कोई गलती करी है तो यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर एक नंबर आना चाहिए। अगर नंबर के अलावा कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब कि आपने इस कैलकुलेशन में कोई गलती करी है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी को जिसको कन्वर्ट करना था, जो न्यूटन था, और उसको डाइन में कन्वर्ट करना था, तो आपने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दी। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁵ डाइन। तो इस तरह से आपने क्या किया कि एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्जन कर लिया। स्टूडेंट इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, प्लीज़ आप उन सभी एग्जाम्पल को करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ हमें बताइए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।